हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्समूव। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि अगर आपको ट्यूशन इनकम हो रही है कोचिंग सेंटर से, या फिर आप कहीं पे एज अ ट्यूटर जॉब करते हैं, या फिर आप होम कोचिंग्स लेते हैं, होम ट्यूशंस लेते हैं, तो उस केस में आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को कैसे फाइल करना है। तो जैसा कि मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि वीडियो के बाद अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं मेरे से। तो वहीं पर ही मेरे पास जो है 2 रिक्वेस्ट मुझे आज रिसीव हुई थी। एक तो ट्यूशन इनकम से रिलेटेड वीडियो की, कि अगर ट्यूशन इनकम होती है या कोचिंग सेंटर होता है तो हमें रिटर्न कैसे फाइल करनी है। दूसरी जो क्वेरी मुझे रिसीव हुई है वो है क्रिप्टो करेंसी के केस में, कि अगर मुझे क्रिप्टो करेंसी के केस में इनकम है या फिर लॉस है, तो उस केस में जो आजकल प्रॉब्लम फेस हो रही है वो हो रही है कि जो डाटा है वो कहाँ से फेच किया जाए, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी के जो सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर जहाँ से आपने ब्रोकर से डील किया है, तो वहाँ पे P&L स्टेटमेंट बहुत सी जगह पे निकल के नहीं आती है, जिसकी वजह से रिटर्न फाइलिंग में प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। तो एक ये मेरे पास डिमांड आई है। तो इस वीडियो में तो मैं ट्यूशन इनकम्स को कवर करने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियो हमारी क्रिप्टो करेंसी पे रहेगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आपकी अगर आप ट्यूटर है या फिर आप कोचिंग सेंटर रन कर रहे हैं, तो आपकी इनकम कहाँ कहाँ से जो है हो सकती है, इस चीज के बारे में बात करते हैं। तभी हम ये बता पाएंगे कि आपको कौन सा इनकम टैक्स का रिटर्न का फॉर्म जो है चूज करना है अपनी रिटर्न फाइलिंग के लिए। ठीक है, तो अगर मैं ट्यूशन इनकम के बारे में बात करूं तो इसमें आपको 3 जगह से आपकी इनकम आ सकती है। नंबर 1, आप एज अ ट्यूटर किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं, किसी कोचिंग सेंटर में आप जॉब कर रहे हैं एज अ ट्यूटर। ठीक है। नंबर 2, आप जो है होम ट्यूशंस लेते हैं। ठीक है। और नंबर 3, आप कोई कोचिंग सेंटर रन कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आप खुद उसमें मतलब टीच करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ कोचिंग सेंटर्स ऐसे भी होते हैं जो कोचिंग सेंटर्स मैंने बना दिया है लेकिन मैं खुद ट्यूटर नहीं हूँ, वहां पे मैंने और ट्यूशंस के लिए और ट्यूटर्स को रखा हुआ है, वो लोग जो है एजुकेशन देते हैं किड्स को। तो इस तरीके से 3 तरीके की आपकी जो है ट्यूशन इनकम हो सकती है। अगर कि आप जॉब करते हैं, ठीक है, तो उस केस में तो जैसे हम एक सैलरी की रिटर्न को फाइल करते हैं ITR 1, वही आपको फाइल करनी है। सिंपल सी रिटर्न है, आपको जस्ट आपकी जितनी भी सैलरी रिसीव होती है वो ITR 1 में डाल के अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर देना है। और आई डोंट थिंक कि ITR 1 को फाइल करने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी टैक्स पेयर को। अगर फिर भी है तो ITR 1 कैसे फाइल करते हैं उसकी एक डिटेल्ड वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जॉब वाला केस तो हमारा बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। बाकी जो 2 केस हैं कि आप जो है घर घर जाके होम ट्यूशंस लेते हैं, या फिर आपने खुद का अपना कोचिंग सेंटर खोला हुआ है, चाहे आप उसमें ट्यूटर है या नहीं है, दोनों ही चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो अगर आप होम ट्यूशंस लेते हैं तो ये काउंट होता है आपका बिजनेस। ठीक है, मैं इतने बड़े बिजनेस की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप होम ट्यूशंस भी ले रहे हैं तो ये आपका खुद का एक बिजनेस है। ठीक है, तो आप इसके केस में एक बिजनेस की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, और बिजनेस की रिटर्न में भी आप इसमें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का जो है जो रूल होता है 44AD, उसको ऑप्ट कर सकते हैं ट्यूशन इनकम के केस में, और अपनी रिटर्न को ITR 4 के अंदर जो है फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम 44AD के अंदर इस ट्यूशन इनकम को दिखा सकते हैं। इस सेक्शन को भी अभी समझेंगे कि ये होता क्या है। सेम एज अगर आप एक जो है कोचिंग सेंटर रन कर रहे हैं, तो वो भी एक आपका बिजनेस है, कोचिंग का बिजनेस है आपका। तो उस केस में भी आप जो है ITR 4 को ऑप्ट करके अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। इसमें भी आप 44AD के अंदर अपनी रिटर्न, अपनी इनकम को जो है शो करेंगे। एक और सेक्शन हमारा होता है 44ADA। ठीक है, ये भी हमारा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का ही होता है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है माइंड में कि हमारा जो इनकम है वो 44ADA में जाना चाहिए या फिर 44AD में जाना चाहिए, ये हमेशा कंफ्यूजन रहती है। तो इसमें जो अभी तक के लिए क्लैरिटी आई है वो ये है कि आप 44AD में इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बिजनेस है। 44ADA जिन बातों के बारे में बोलता है वो बोलता है कि आप जो है कोई अकाउंट, कोई लीगल या टेक्निकल सर्विसेज अगर आप दे रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में आपका जो है 44AD बात करता है। तो आप 44AD के अंदर ट्यूशन इनकम को फाइल कर सकते हैं। और 44AD क्या कहता है वो अभी देख लेते हैं हम। ये है हमारा सेक्शन 44AD। ठीक है, 44AD क्या कहता है। सबसे पहले तो कौन कौन एलिजिबल है 44AD में रिटर्न फाइल करने के लिए। इंडिविजुअल टैक्स पेयर, रेजिडेंट होना चाहिए। अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो 44AD को ऑप्ट नहीं कर सकते। अगर आप पार्टनरशिप फर्म है, HUF है, तो आप लोग 44AD को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, किस किस सिनेरियो में आप यूज कर
ऑप्ट नहीं कर सकते 44 एडीए को। अगर आपने जो है अप्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज का अगर आपने बिजनेस कर रखा है, या फिर आप कमीशन रिसीव करते हैं, या फिर प्रोफेशन है आपका जो कि 44AA1 के अंदर मेंशन है। इसके बारे में मैंने अभी बात किया था ना कि 44 एडीए में आपको रिटर्न फाइल करनी होगी, तो इसमें कुछ प्रोफेशन स्पेसिफाई है, उन लोगों को 44 एडीए में रिटर्न फाइल करनी होती है। ठीक है, और 44 एडीए आप कब फाइल कर पाएंगे? अगर आपकी जो टर्नओवर है वो 2 CR से कम होगी। तो अगर आपकी टर्नओवर 2 CR से ऊपर है तो आपको जो है ऑडिट कराना होता है। उस केस में आपको ITR 3 फाइल करनी होती है। तो अगर मैं यहाँ पे कोचिंग सेंटर की बात करूं, देखिए होम ट्यूशन में तो बहुत रेयर केस होगा कि टर्नओवर मेरी 2 CR से अबव होगी, बट हाँ कोचिंग सेंटर में ये चीज पॉसिबल है। तो अगर आपकी जो टर्नओवर है वो 2 CR से, ठीक है, 2 CR से ज्यादा है तो आप 44 एडी को ऑप्ट नहीं कर सकते। उस केस में आपको फाइल करनी होगी ITR 3। ठीक है, ITR 3 आपको फाइल करनी होगी, आपको ऑडिट कराना होगा अपना, क्योंकि आपकी जो लिमिट है वो 2 CR से ज्यादा है। इसमें एक कंडीशन और आई थी बजट 23 के बाद कि अगर आपकी टर्नओवर 3 CR है, ठीक है, तब भी आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। बट द थिंग इज कि आपको जो ई मोड से पैसा आ रहा है वो ज्यादा आना चाहिए। 95% तक आपको जो है ई मेथड ऑनलाइन पेमेंट्स आनी चाहिए, कैश पेमेंट्स आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो एक सिनेरियो अलग है कि उस केस में भी आप 44 एडी में रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो ट्यूशन इनकम है वो आपकी 2 CR से लेस ही रहती है। तो 44 एडी में ही देख लेते हैं हम कि कैसे आपको अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना है। जो 44 एडी का आपका इनकम होती है वो आपको कितनी दिखानी होती है? लॉ में ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी टर्नओवर 2 CR से कम है तो आप 44 एडी ऑप्ट करें, और आपको जो अपनी इनकम डिक्लेयर करनी है वो मिनिमम 8% तो डिक्लेयर करनी ही है इन केस ऑफ कैश टर्नओवर, कैश में अगर रिसीविंग आई है तो, और 6% आपको शो करनी है अगर आपके पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है तो। ठीक है, लेकिन अब दोबारा से स्लाइड पे आते हैं। 8% और 6% का मतलब ये नहीं है कि लेट सपोज होम ट्यूशन से आपको पूरे साल में 5 लाख रुपीस की इनकम आती है, लेकिन होम ट्यूशंस में आपका जो एक्सपेंस होता है वो इतना नहीं होता है। अगर आप होम ट्यूशंस लेते हैं तो आपको कोई सेटअप की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, बस आपका होता है कि आपकी बुक्स वगैरह में या फिर और जो आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में ये सब जो एक्सपेंस होता है वही आपका एक्सपेंस होता है। तो उस केस में ऐसा नहीं है कि अगर 44 एडी में आपको दिया हुआ है कि 8% प्रॉफिट आप दिखा सकते हैं तो आप 8% प्रॉफिट दिखा के फिर अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें। जो 8% प्रॉफिट है वो आपको मिनिमम प्रॉफिट दिया हुआ है कि मिनिमम आपको 8% तो शो करना ही है। बट इसके अलावा डिपार्टमेंट ये भी देखता है कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो है किस टाइप की। तो होम ट्यूशंस अगर आप ले रहे हैं तो उस केस में मैं ये सजेस्ट करूंगी आपको ये जो दिखाना है प्रॉफिट वो आपको अपना एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना है। तो ये आपका 90% तक भी हो जाता है एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, आपको ये नहीं देखना कि मिनिमम 8% तक अलाउ है तो मैं उतने पे ही लाके करूँ। तो उस केस में आपको हो सकता है फ्यूचर में नोटिस फेस करने पड़े। ठीक है, आपको अपने जो एक्सपेंस है वो शो करने पड़ेंगे डिपार्टमेंट को कि हाँ मेरा इतना एक्सपेंस हुआ है। तो इसीलिए इसमें जो आप प्रॉफिट दिखाइए वो बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए आपका प्रॉफिट। ठीक है, 8% आपका मिनिमम क्राइटेरिया है, बट आप जेन्युइन प्रॉफिट दिखाइए। और अगर ऑनलाइन पेमेंट होती है तो मिनिमम क्राइटेरिया आपका 6% है, इससे नीचे तो आप पेमेंट दिखा ही नहीं सकते। और सेम एज इन केस ऑफ कोचिंग सेंटर, अगर आपने अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोल रखा है तो उस केस में आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो उस केस में भी आप अपना जो भी प्रॉफिट दिखाइए जेन्युइन प्रॉफिट दिखाइए। 8% या 6% पे आप ना जाइए तो ये अच्छा है। तो आप देख लेते हैं 44 एडी की आपको रिटर्न फाइल कैसे करनी है। रिटर्न को फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना इनकम टैक्स का लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ई फाइल में जाएंगे, ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है कि कौन से असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और हम ये ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं तो इसलिए ऑनलाइन पे क्लिक किया, देन कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। यहाँ से आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करना है अगर आप एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं तो, देन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपको अपना ITR फॉर्म सिलेक्ट करना है। हम ITR 4 की बात कर रहे हैं, प्रोसीड विद ITR 4। ITR 4 पे करने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को क्यों फाइल कर रहे हैं। 99% केसेस में मेरी टैक्सेबल इनकम जो है ज्यादा है एग्जम्पशन लिमिट से, इसलिए हम रिटर्न को फाइल करते हैं। इसके अलावा कुछ कंडीशंस दी हुई है 139(1) के 7th प्रोवाइजो में। अगर आप इन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो भी आप रिटर्न को फाइल कर रहे होते हैं। तो अगर आपका ऐसा कोई केस है तो आप इस पे जो है स्टिक करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद जो आपका पहला ऑप्शन आता है वो आपका आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। इसमें सारी जो आपका नेम, पैन नंबर, आधार नंबर, एड्रेस,
आप कौन से सेक्शन में रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, आपका बैंक इन्फॉर्मेशन क्या है, वो सब आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें दी होती है। क्विकली चेक कर लेते हैं। तो इसमें देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपको जो सेक्शन सिलेक्ट करना है वो 139(1) करना है अगर आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो, ठीक है। फिर यहाँ से आपको ये बताना है कि आप जो है कौन सा टैक्स रेजिम सिलेक्ट कर रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इस बार जो है इसमें एक नया चेंज आया है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 115 BAC 6 जो है न्यू टैक्स रेजिम के बारे में बात करता है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से ये नया चेंज आया था कि जितने भी टैक्स फाइलिंग फॉर्म है उसमें जो न्यू टैक्स रेजिम है उसको डिफॉल्ट टैक्स रेजिम सेट करके दिया जाएगा। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में स्विच करना चाहते हैं तो आप जो है कर सकते हैं, बट फॉर्म में आपका जो डिफॉल्ट आएगा वो न्यू टैक्स रेजिम ही आएगा। तो क्योंकि अगर आप 44AD रिटर्न को फाइल कर रहे हैं जो कि बिजनेस की रिटर्न होती है और आप अगर ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक फॉर्म होता है फॉर्म 10IEA, वो आपको फाइल करना होगा। उसके बिना आप जो है ओल्ड टैक्स रेजिम को स्विच नहीं कर सकते। और आपके लिए कौन सी टैक्स रेजिम बेटर रहेगी, न्यू या ओल्ड, इसके ऊपर भी हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। आप उस वीडियो को चेक करके अपनी टैक्स रेजिम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी आपके लिए बेनिफिटेड रहेगी। एक इनकम टैक्स का कैलकुलेटर है, वो आपको यहाँ से भी लिंक आपको मिल जाता है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो टैक्स कैलकुलेटर ओपन होगा। क्लिक करते ही आप देखिए ये इनकम टैक्स का एक कैलकुलेटर है, ये ओपन हो जाता है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी टैक्स रेजिम आपके लिए बेनिफिटेड रहने वाली है। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन सिलेक्ट कैसे करने हैं। नो ऑप्शन आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसका मतलब आप न्यू टैक्स रेजिम सिलेक्टेड है। यहाँ पे अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में स्विच करके फॉर्म 10IEA फाइल कर चुके हैं तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी होती है। येस पे आपको क्लिक करना है कि आपने 10IEA फॉर्म फाइल कर दिया है और आप ओल्ड टैक्स रेजिम को सिलेक्ट करने वाले हैं तो आप येस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और एक और येस यहाँ पर है, येस बट बियॉन्ड द ड्यू डेट, कि आप करना तो ओल्ड टैक्स रेजिम में चाहते हैं बट आपने 10IEA फाइल करने में लेट कर दिया। अगर आपने 10IEA फाइल करने में 31 जुलाई के बाद अगर आप फाइल कर रहे हैं तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम में स्विच नहीं कर सकते, तो आपको न्यू में ही रिटर्न फाइल करनी होगी। ये बात मैं बार बार अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर आप रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं तो 31 जुलाई से पहले पहले रिटर्न फाइल कर दीजिए, क्योंकि ओल्ड वाले 31 जुलाई के बाद रिटर्न को ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल नहीं कर सकते, आप न्यू टैक्स रेजिम में इसको ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, बाय सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन योर इनकम एंड टैक्स कंप्यूटेशन शैल बी एज पर न्यू टैक्स रेजिम, क्योंकि आपने ड्यू डेट के बाद इस फॉर्म को फाइल किया है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाले ऑप्शन को भी आप क्रॉस कर दीजिए, इसको भी मत ऑप्ट करिए। और नॉट एप्लीकेबल तो नॉट एप्लीकेबल आपके लिए रहेगा ही। तो मैं जो है न्यू टैक्स रेजिम में रिटर्न को फाइल कर रही हूँ तो मैंने नो पे क्लिक रहने दिया। अगर आप ओल्ड पे क्लिक फाइल करना चाहते हैं, यस करिए। आपने जो 10IEA फॉर्म फाइल किया है उसकी आप डेट डालेंगे यहाँ पे कब फाइल किया और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर मेंशन करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इजी सा प्रोसेस है, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। देन कंफर्म करने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी फिल हो गई है। अब आते हैं GTI पे, ग्रॉस टोटल इनकम पे, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपके ऊपर कुछ एग्जाम्पशंस वगैरह के बारे में पूछ रहा है कि एप्लीकेबल है या नहीं है, वो सैलरी के केस में है ये सारे, तो इसलिए देखिए अभी कोई भी हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो आप कंटिन्यू कर दीजिए। देन अगर कई बार ऐसा भी होता है कि हमें ट्यूशन इनकम के साथ साथ सैलरी इनकम भी आ रही है, हम कहीं पे जॉब भी करते हैं, तो आप यहाँ पर जो है उस सैलरी के डाटा को फिल कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपको जो है रेंटल इनकम वगैरह रिसीव हो रही है तो आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी हम बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम की बात कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर अपनी इनकम को ऐड करेंगे। इसको हम यहाँ से ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पे 3 चैप्टर हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, गुड्स कैरिज। ये तीनों जो है अलग अलग सेक्शन के बाद में बात करता है। अगर आप 44AD में रिटर्न फाइलिंग की बात कर रहे हैं, जो कि हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं ट्यूशन इनकम की, जो मैंने बताया 44AD में आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, तो वो आपकी आएगी बिजनेस में। अगर आप सेक्शन 44ADA, जो कि कुछ स्पेसिफिक तरीके के प्रोफेशंस के लिए बनाई गई है, तो अगर आप उसमें अपने रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो आपको जाना है प्रोफेशनल इनकम पे। अगर आप जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं तो उसके लिए जो है एक अलग सेक्शन होता है 44AE, अगर आप उसमें रिटर्न की फाइलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको थर्ड ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। तो अभी हम फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आज हम ट्यूशन इनकम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी बिजनेस का नाम क्या है, जैसे कि नेहा कोचिंग सेंटर या XYZ, कुछ भी हो सकता है आपके कोचिंग सेंटर का नाम, जिस भी नाम से आपका कोचिंग सेंटर चलता है। अगर आपके पर्सनल नाम से, आपके कई बार होता है कुछ ट्यूटर्स की उनके पर्सनल नाम से पहचान होती है, तो आप यहाँ पे अपना पर्सनल नाम भी डाल सकते हैं। तो जस्ट आपको यहाँ पे अपना नेम ऑफ बिजनेस डालना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है बिजनेस का कोड। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको देख के सिलेक्ट करना है कि ट्यूशन इनकम वालों के लिए, कोचिंग सेंटर के लिए कौन सा बिजनेस कोड यहाँ पे रहता है।
तो इस पे क्लिक करिए और यहाँ से आप जो है सर्च करिए। जैसे मैं यहाँ पे डाल दूं, अगर देखिए यहाँ पे मैंने कोचिंग सेंटर्स एंड ट्यूशंस का यहाँ पे ऑप्शन आ गया ना, तो इस पे क्लिक किया, ठीक है। देन डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं कि आपका जो है, कई बार होता है हमें पर्टिकुलरली वो ब्लॉग नहीं मिलता है, वो पर्टिकुलरली सेक्शन नहीं मिलता है कि जिससे मेरी इनकम बिलोंग करती है, ठीक है। तो उस केस में हमें डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे मेंशन करना होता है। ये मैंडेटरी कॉलम नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने नाम नहीं डाला था तो इसलिए मेरा एरर दिखा दिया, तो मैं कुछ भी इसमें XYZ डाल देती हूँ। अब मेन बात आती है कि आपको यहाँ पे इनकम किस तरीके से शो करनी है। ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 2 CR से ज्यादा आप ग्रॉस टर्नओवर अपनी मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। और थ्रू अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, रिसीव्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स एंड रिसीव बिफोर स्पेसिफाइड डेट। तो आपको सबसे पहले बताना है कि आपको जो भी ऑनलाइन मोड से पेमेंट आई है, यहाँ पे जितने भी मोड्स हैं वो ऑनलाइन मोड्स हैं, तो जितने स्टूडेंट्स की पेमेंट ऑनलाइन मोड से आई है आपको यहाँ पे उतनी मेंशन करनी है। अगर कुछ स्टूडेंट्स की जो पेमेंट है वो कैश में आई है तो कैश वाली आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो यहाँ पे लेट सपोज 10 लाख रुपीज की रिसीव मेरी जो है ऑनलाइन, ठीक है, और जो मेरी कैश रिसीविंग है वो 2 लाख रुपीज आई है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, सब लोग ऑनलाइन ही पेमेंट्स करते हैं। एनी अदर मोड पे 0 कर दीजिए। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि 6% तो आप ले सकते हैं 10 लाख का, ये मिनिमम है। मैंने पहले भी बताया था ये जो रेशियोज है ये मिनिमम परसेंटेज है, इससे ज्यादा आपको दिखानी है अगर आपकी एक्चुअल इनकम ज्यादा है तो मैं अपने बिजनेस से ये लेके चल रही हूँ कि 10 लाख में से 8 लाख का तो एक ट्यूटर को जो है प्रॉफिट होता ही होता है। तो मैंने यहाँ पे लेट सपोज डाल दिया 8 लाख रुपीज। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग इनकम दिखानी है, ठीक है। और यहाँ पे 2 लाख का अगेन मैंने डाल दिया 1,80,000 रुपीज कि इतनी इनकम मेरे को कैश वालों से हो रही है। तो मेरी टोटल इनकम आ गई 9,80,000 रुपीज। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है ऐड कर देनी है अपनी इनकम ऐड करने के बाद आप ये देखिए मेरी इनकम यहाँ पे ऐड हो गई। बिजनेस एंड प्रोफेशन का कॉलम मैं फिल कर चुकी हूँ। इसके अलावा अगर आपको किसी और सोर्स से इनकम है, आप अपना AIS, 26 AS, TIS, अगेन आई एम सेइंग 26 AS, AIS, TIS आप जरूर चेक करें रिटर्न अपनी प्रोसीड करने से पहले कि वहां पर कोई और सोर्स की इनकम तो नहीं दिखा रहा है। वो इनकम भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। जैसे आपको कोई रिफंड आया है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट इनकम हो रही है, वो टैक्सेबल होती है। आपकी कोई डिपॉजिट्स हैं उससे आपको इंटरेस्ट इनकम हो रही है, वो भी टैक्सेबल होती है। डिविडेंड इनकम भी टैक्सेबल होती है। आपकी सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी आपका टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अपना ये 3 चीजें चेक करके डाल लेनी है। यहाँ से ज्यादातर अगर आप ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ऑटो फैच भी होता है डाटा, तो इस डाटा को आपको एक बार जो है क्रॉस चेक जरूर कर लेना है रिटर्न को आगे प्रोसीड करने से पहले। तो यहाँ से हमने कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद अगर आपकी कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो आप एग्जाम्प्ट इनकम में डाल दीजिए, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर इनकम वगैरह होती है ना, PF का इंटरेस्ट, एग्रीकल्चर इनकम, तो यहाँ पर आप वो इनकम जो है डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और आई आपकी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग GST टर्नओवर एंड ग्रॉस रिसीप्ट रिपोर्टेड फॉर GST, ठीक है। अब अगर आप होम ट्यूशंस लेते हैं, ट्यूशन सेंटर रन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में अगर मैं GST का रूल देखूं तो 40 लाख से अगर आपकी ज्यादा टर्नओवर होती है तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन कराना जो है कंपलसरी होता है, अगर आपकी जो सर्विसेज हैं वो टैक्सेबल हैं तो, ठीक है। बट आपके केस में अगर आपने भी GST का रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो जो मैंने टर्नओवर वहां पे डाली थी वो आपको डालनी है अपनी GST की रिटर्न के अकॉर्डिंग। GST की रिटर्न्स और आपके टर्नओवर में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में नोटिस फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि जो भी आपकी बिलिंग हो रही है वो विद GST हो रही है, तो वो आपको सारी बिलिंग इसमें जो है शो करनी होती है। तो यही जो रिसीविंग है टर्नओवर की और ग्रॉस रिसिप्ट की, यहाँ पे ये GST के अकॉर्डिंग भी मांगता है कि आपका GST नंबर क्या है और उसकी रिसीविंग कितनी है, ताकि दोनों को आपकी जो है मैच कर पाए कि जो प्रॉफिट आप दिखाने जा रहे हैं और जो प्रॉफिट GST के अकॉर्डिंग है, जो टर्नओवर GST के अकॉर्डिंग है, वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर आपका GST रजिस्ट्रेशन है तो आपको इस बात के बारे में ध्यान रखना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो जैसा कि मैंने बताया वैसे आप प्लेन रिटर्न अपनी फाइल कर दीजिए। इसको आप कंफर्म कर देंगे। देन टोटल डिडक्शन, हम न्यू टैक्स रेजिम में रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो हमें कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, सिर्फ एक 80 CCD 2 की अलाउ होती है जिसमें कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है इन केस ऑफ सैलरी। तो हमारी सैलरी की हमने इनकम नहीं दिखाई है तो इसलिए देखिए क्लिकेबल भी नहीं है, तो इसको आगे कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ से अगर आप कोई और डिडक्शन डालना चाहे जो कि न्यू टैक्स रेजिम में मिलेगी नहीं आपको, इसलिए कोई भी क्लिकेबल नहीं है, तो इसको मैं कंफर्म कर देती हूँ। तो आपका ये वाला सेक्शन भी फिल हो गया। नेक्स्ट टैक्स पेड,
अगर आपका कोई भी TDS कटा है, TCS कटा है, तो यहाँ पर आपका ऑटो शो हुआ है, यहाँ पे आपको डालने की जरूरत नहीं होती। 26 एज से ऑटो फैच हो जाता है सारा डाटा। अगर आपको जैसे एक बार क्रॉस चेक करना है, कोई ऐसी इनकम TDS या TCS है जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो आप क्रॉस चेक कर लीजिए अपने अपडेटेड 26 एज से, क्योंकि हो सकता है 26 एज में अपडेट लेट हुआ हो तो यहाँ पे ऑटो फैच में प्रॉब्लम है, तो एक बार क्रॉस चेक करना जरूर है, ठीक है। और अगर आपका कोई टैक्स बनता है रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे, आपको लगता है इतना टैक्स आपका बनेगा, जो कि मैं अभी आगे बताऊंगी, तो उस टैक्स का जो चालान है उसको पेमेंट करने के बाद आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स में जो है वो अमाउंट यहाँ पे डालना होता है, BSR कोड, चालान का सीरियल नंबर और डेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने चालान पे कर दिया तो आपका काम खत्म। चालान पे करने के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन हमें जरूर डालनी है टैक्स पेड के अंदर, नहीं तो जो डाटा है वो आप रिकनसाइल नहीं करवा जो गवर्नमेंट का प्रोसेसिंग सिस्टम है उस डाटा को रिकनसाइल नहीं कर पाएगा और स्ट्रेट अवे आपको नोटिस इशू होगा, ठीक है। तो टैक्स पेड में आप डाल देंगे। तो इस तरीके से आपकी रिटर्न पूरी प्रिपेयर हो गई। अपनी आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ से मैच कर लेनी है। टोटल टैक्स लायबिलिटी में पूरा टैक्स आपका बन के आएगा कि कितना आपकी टैक्स की लायबिलिटी है या फिर कितना आपका रिफंड बन रहा है। लायबिलिटी है तो आप चालान पे कर दीजिए और चालान को यहाँ पे टैक्स पे में दिखा दीजिए। अगर आपका रिफंड बन रहा है तो ये जरूर चेक कर लीजिए रिटर्न अपलोड करने से पहले कि आपकी जो बैंक अकाउंट जिसमें आप रिफंड को मंगाना चाहते हैं वो बैंक अकाउंट वैलिडेट है या नहीं है, क्योंकि इनवैलिडेटेड बैंक में रिफंड क्रेडिट नहीं होता है, फिर आपको बाद में रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट डालनी होती है। ये सब आप कैसे चेक करेंगे, ये सब भी हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस हमने दी हुई है कि कहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक वैलिडेट है या नहीं है। तो ये छोटा सा प्रोसेस है 44AD की रिटर्न फाइलिंग का। 44AD की जो रिटर्न है आपकी वो आपकी बहुत वास्ट रिटर्न नहीं होती, बहुत ही सिंपल सी हमारी रिटर्न है। जस्ट आपको यहाँ से जब ये आप फिल कर देंगे या इसको कंफर्म कर देंगे, प्रोसीड पे जब आप क्लिक करेंगे आप अपनी रिटर्न का प्रीव्यू देख सकते हैं और रिटर्न को अपलोड करके उसको वेरीफाई कर दीजिए, क्योंकि वेरीफाई करने का 30 डेज का ही टाइम होता है। इसमें एक चीज मेरी रह गई है बतानी, जब आप बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम डालते हैं तो यहाँ से आपको जो है डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, कैश ये सब भी बताना होता है कि आपका 31 मार्च में कितना बैलेंस है। तो वो आपको कहाँ डालना होता है, उसके लिए देखिए डिस्क्लोजर एंड एग्जाम्प्ट इनकम में जब आप जाएंगे तो हमने ये GST वाला कवर कर लिया था, एग्जाम्प्ट इनकम का कवर कर लिया था, बट ये देखिए मैंडेटरी फील्ड यहाँ पे एक एरर आ रहा था, ये मेरा रह गया था कवर करना। तो यहाँ पे आपको अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स डालनी होती है अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम डाल रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी मैंडेटरी फील्ड्स है जिनके ऊपर रेड मार्क है, ये आपकी मैंडेटरी फील्ड्स है, ये आपको डालनी है क्योंकि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, क्योंकि आप 44AD में रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। तो उस केस में आप जो है सारी फिगर्स तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, बट आपको मैंडेटरी जो फिगर्स हैं वो जरूर प्रोवाइड करनी है। लाइक आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं जिनको आपको पैसा देना है, इन्वेंट्री आपकी कितनी है, तो इन्वेंट्री तो आपकी नील हो जाएगी क्योंकि जो आपकी इंडस्ट्री है वो आपकी सर्विस इंडस्ट्री है, तो उसमें इन्वेंट्री तो आएगी नहीं आपकी। सन्ड्री डेटर्स, अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे अभी ट्यूशन फीस आनी है तो उतना अमाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कैश इन हैंड का आपको यहाँ पे अमाउंट मेंशन करना है। अदरवाइज मैंडेटरी फील्ड्स में आप 0 भी डाल सकते हैं अगर आपके कोई डेटर क्रेडिटर नहीं है तो, अदरवाइज आपको यहाँ पे एक्चुअल फिगर्स आपने डालनी है और यहाँ से उसको ऐड कर लेना है। तो इतनी मेरा पॉइंट पहले बताना रह गया था, तो इसको मैं अब कवर कर देती हूँ। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि आपको अपनी रिटर्न को प्रीव्यू करना है। ये सारे फील्ड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। प्रीव्यू करना है, जो टैक्स बनता है उसकी पेमेंट कर दीजिए, जो रिफंड है उसके लिए बैंक को वैलिडेशन है या नहीं है वो चेक कर दीजिए और अपनी रिटर्न को अपलोड कर दीजिए। तो ट्यूशन इनकम और कोचिंग सेंटर्स के केस में आप इस तरीके से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। बट इसमें मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि कुछ कोचिंग सेंटर या कुछ ट्यूशन इनकम इस तरीके की भी हो सकती है जो मतलब होता है ना पोस्ट ग्रेजुएट तरीके के ट्यूशन सेंटर्स होते हैं कि वो कोई सर्विस टाइप या फिर कोई प्रोफेशनल टाइप आपको नॉलेज दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो उस केस में हो सकता है आपके ऊपर 44ADA भी अप्लाई हो, बट 99% में आप 44AD के अंदर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। सो ये था मेरा वीडियो ट्यूशन सेंटर्स और कोचिंग्स की इनकम के ऊपर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट में डाल के आप इस क्वेरी को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।